हेलो स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है वेयर आर मोस्ट ऑफ द पीपल एम्प्लॉयड। मीन्स कि लोग अगर काम पे लगे हुए हैं और इनकम जनरेट कर रहे हैं, अपने लिए अर्न कर रहे हैं, तो वो कहाँ पर हैं, किस सेक्टर में ज़्यादा हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी सेक्टर में। और साथ ही इस ट्यूटोरियल में हम कुछ कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे, जैसे कि अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। तो ग्राफ टू रिप्रेजेंट्स परसेंटेज शेयर ऑफ थ्री सेक्शंस इन जीडीपी, वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। नाउ यू कैन डायरेक्टली सी द चेंजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर्स ओवर द 40 ईयर्स, जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में कवर किया था कि पिछले 40 ईयर्स में इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है टर्सरी सेक्टर की। वो रहा ग्राफ ये वाला, किस प्रकार से टर्सरी सेक्टर, देखिए इसकी जो विड्थ है यहाँ पे बढ़ चुकी है, और किस प्रकार से प्राइमरी सेक्टर की विड्थ यहाँ पे कम हो चुकी है, बल्कि सेकेंडरी सेक्टर की भी विड्थ यहाँ पे बढ़ चुकी है। इसका मतलब यह है कि इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ा है और इसका कंट्रीब्यूशन यानी प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो घट गया है, और काफ़ी घट गया है। किसमें? इंडियन इकोनॉमी की जो जीडीपी होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो हमने ऑलरेडी पिछले ट्यूटोरियल्स में कवर किया हुआ है, उसमें योगदान, कंट्रीब्यूशन कम होता चला जा रहा है प्राइमरी सेक्टर का, जिसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हो। और अगर हम इस ग्राफ को देखें, इस वाले ग्राफ को, तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो प्राइमरी सेक्टर है उसकी विड्थ कम तो हुई है। ये एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा है कि किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग काम पर लगे हुए हैं। आउट ऑफ 100 तो देखिए 1977-78 के डेटा के अनुसार लगभग 100 में से लगभग 71 लोग लगे हुए थे प्राइमरी सेक्टर में, यानी खेती वगैरह किया करते थे। और भी जो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करके जो भी प्रोडक्शन किया जाता है, चाहे वो फिशिंग हो, चाहे वो डेयरी हो, मतलब सब प्राइमरी सेक्टर में। चैप्टर के फर्स्ट ट्यूटोरियल में हमने यही सब डिस्कस किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर एक कम हो गया, मतलब यहाँ पे 100 आउट ऑफ ये 44 हो गया। ठीक है, तो कम तो हुआ, लेकिन अगर हम इन दोनों की तुलना में देखें तो इसमें 100 आउट ऑफ 11 थे, 100 आउट ऑफ 11, ये बढ़ गए 100 आउट ऑफ 25 हो गए सेकेंडरी सेक्टर में। और टर्सरी सेक्टर में देखें, मतलब कि ये जो ग्रीन वाला बार है, तो इसमें पहले 18 से भी 31 हो गए। तो 100 में से लगभग 18 लोग काम करते थे, अब 100 में से लगभग 31 लोग काम करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट तो सेकेंडरी सेक्टर में भी बढ़ा है और टर्सरी सेक्टर में भी बढ़ा है। लेकिन हम ओवरऑल अगर हम फिगर को देखें, ग्राफ को देखें, तो हमें पता चलता है कि अभी भी आउट ऑफ 100 ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में। तो 40 ईयर्स के गैप के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि पहले भी प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता था, और 2017-18 में भी आकर हम देख रहे हैं कि अभी भी प्राइमरी सेक्टर ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, लोगों को रोज़गार देता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। तो 40 ईयर्स के गैप के बावजूद भी, यानी 1977-78 से लेके 2017-18 के बीच में 40 ईयर्स का गैप बनता है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी जो डोमिनेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर है वो प्राइमरी सेक्टर, इधर भी इधर भी। और पिछले ग्राफ में जो हमने देखा था, तो उसमें हमने ये देखा था कि इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था वो प्राइमरी सेक्टर का था जीडीपी में, लेकिन यहाँ पे टर्सरी सेक्टर का है, सर्विस सेक्टर का है। तो यहाँ पर पीओटी बन जा रहा है, चेंज हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे कंट्रीब्यूशन। जैसे यहाँ पर कम से कम लगभग 40% के लगभग जीडीपी का आउट ऑफ 100 एग्रीकल्चर सेक्टर का था, यहाँ आकर हम देख रहे हैं कि लगभग 10 से थोड़ा सा ज़्यादा, हम मान लेते हैं 12% कम हो गया, और टर्सरी सेक्टर का योगदान बढ़ गया। तो यहाँ पे शिफ्ट देखने को मिल रहा है प्राइमरी से टर्सरी सेक्टर में, जब हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को देखते हैं तो। और यहाँ पे जब हम ग्राफ देखते हैं तो यहाँ पर हमें वो शिफ्ट देखने को नहीं मिल रहा। हमें यहाँ भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में, और यहाँ भी प्राइमरी सेक्टर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटर है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने में। तो एम्प्लॉयमेंट के मामले में तो अभी भी हावी है प्राइमरी सेक्टर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग खेती और प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो वाई डिडंट सिमिलर शिफ्ट आउट ऑफ प्राइमरी सेक्टर हैपन इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो एम्प्लॉयमेंट में शिफ्ट हमें क्यों देखने को नहीं मिल रहा है, क्यों यहाँ पे भी पी है, क्यों यहाँ पे भी पी है? इट इज़ बिकॉज ऑफ नॉट इनफ जॉब्स। तो इसका कारण आप बहुत आसानी समझ जाएंगे कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर में इसलिए लगे हैं क्योंकि इनफ जॉब्स नहीं क्रिएट हुई, किसमें? सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में। अब ये प्राइमरी सेक्टर हो गया मान लीजिए, और ये हमारा सेकेंडरी सेक्टर है और ये टर्सरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर में जितने भी लोग काम पर लगे हुए हैं तो वो वहाँ काम तो कर रहे हैं, लेकिन वो शिफ्ट हो सकते हैं सेकेंडरी सेक्टर में इसी में से, और इसी में से शिफ्ट हो सकते हैं टर्सरी सेक्टर में, या इसमें से शिफ्ट हो सकते हैं टर्सरी सेक्टर में। लेकिन कब? जब यहाँ पे जगह तो हो, एम्प्लॉयमेंट का स्पेस तो हो। तो वो स्पेस नहीं क्रिएट हो रहा, मतलब लोग काम पर आकर लगें तो काम नहीं उनको प्रोवाइड हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो ज़्यादा सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में। सो द रीज़न बिहाइंड मोस्ट ऑफ द पीपल बीइंग engaged in primary sector is that the secondary sector and the tertiary sector have not generated enough jobs for the people. Even दो इंडस्ट्रियल आउटपुट, मतलब कि जो सेकेंडरी सेक्टर का आउटपुट है, और द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स वेंट अप बाय मोर देन 9 टाइम्स।
तो लगभग इसमें लिखा गया है कि 9 गुना बढ़ोतरी हुई है सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्शन में ड्यूरिंग द पीरियड इस 40 ईयर्स में। एम्प्लॉयमेंट इन द इंडस्ट्री वेंट अप बाई अराउंड 3 टाइम्स। जबकि अगर हम प्रोडक्शन देखें तो लगभग 40 ईयर्स में 9 टाइम्स बढ़ा है। और अगर हम एम्प्लॉयमेंट देखें इन्हीं 40 ईयर्स में तो वो सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ा है। तो कैसे एडजस्टमेंट होगा एम्प्लॉयमेंट शिफ्ट का? अगर यही 9 टाइम्स बढ़ा होता तो कम से कम जो प्राइमरी सेक्टर का जो योगदान इतना ज़्यादा दिखाई दे रहा है उसमें से लोग शिफ्ट होते और आते यहाँ काम करते इंडस्ट्रीज़ में। तो प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो बनता है ना, उस रेशियो में डिफरेंस है। द सेम अप्लाइज टू द टर्सरी सेक्टर। यही हाल सर्विस सेक्टर का है। वाइल प्रोडक्शन इन द सर्विस सेक्टर रोज बाई 14 टाइम्स। यहाँ पे तो देखिए 14 टाइम्स सर्विस सेक्टर में इंक्रीज हुआ है और एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 टाइम्स बढ़ा है। तो आउटपुट तो ये दोनों सेक्टर ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह है ना, जैसे कि मशीनें यूज हो रही हैं, हाई टेक्नोलॉजी यूज हो रही है जिसमें मैन पावर की कम आवश्यकता पड़ती है। अभी कोविड के समय जब ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी तो स्कूलों ने क्या किया, अब पता चला कि 8A और 8B इकट्ठा पढ़ाई जा सकती है ऑनलाइन, है ना। तो उन्होंने क्या किया, एक ही टीचर से पढ़वा लिया, इंग्लिश का एक टीचर लगा दिया, उसने पढ़ा दिया सबको। और पहले 8A और 8B सेपरेट बैठती थी तो कम से कम 2 टीचर हुआ करते थे, एक टीचर को बैठा दिया, अनएम्प्लॉयड हो गया वो। इसी वजह से जो खासकर टर्सरी सेक्टर है ना, उसमें एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट हो रहा है और जबकि जीडीपी में उसका योगदान बढ़ता चला जा रहा है। तो अब आपको वजह समझ में आ गई होगी कि प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा लोग क्यों लगे हुए हैं। एज अ रिजल्ट मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स इन द कंट्री आर वर्किंग इन द प्राइमरी सेक्टर। इसलिए हम लोग कहते हैं कि 50% के लगभग लोग हमारे यहाँ खेती में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं, मेनली इन एग्रीकल्चर खासकर, प्रोड्यूसिंग ओनली अबाउट 1/6 ऑफ द जीडीपी। और जीडीपी में जबकि इसका कंट्रीब्यूशन सिर्फ 1/6 है। दरअसल जीडीपी में लगभग 17+ % में अभी डेटा देखने को मिलता है कि अगर 100 रुपये अगर भारत में जनरेट हो रहा है इकनॉमी में, जीडीपी बनती है 100 रुपये की, तो उसमें लगभग 17 रुपये का योगदान कृषि का रहता है, एग्रीकल्चर का रहता है। तो वही यहाँ दिया गया है 1/6। तो योगदान कितना कम है किसमें, जीडीपी में। यानी कि इनकम अर्न करने में, भारत की इकनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कंट्रीब्यूट करने में एग्रीकल्चर सेक्टर का योगदान इतना सा है। लेकिन एम्प्लॉयमेंट की बात देखें तो हमने देखा था वहाँ पे 44% लगभग, यानी 100 में से 44 लोग लगे हुए हैं। तो ये लोग हो गए, इसमें से इतने लोग लगे हैं प्राइमरी सेक्टर में। और ये पैसा हो गया जो भारत एक साल में अर्न कर रहा है, उसमें से सिर्फ 17 रुपये योगदान। तो जब जहाँ पे ज़्यादा लोग काम पर लगे हैं तो उन्हें योगदान भी तो ज़्यादा करना चाहिए, नहीं मिल रहा है इतना योगदान। उसकी वजह है जो हम यहाँ देखते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट टू दिस, इसके अलावा अगर हम देखें, द सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर्स प्रोड्यूस द रेस्ट ऑफ द प्रोड्यूस वेयर एज दे एम्प्लॉय लेस अबाउट हाफ द पीपल। तो 17 के अलावा जो बचता है वो कंट्रीब्यूट करते हैं सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। 100 को पूरा किया जाएगा ना। तो इनकम जनरेट करने में सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर आगे हैं, लेकिन जब काम पे जो लोग लगाए जाते हैं इतनी इनकम जनरेट करने के लिए, वो लगभग पूरी जनसंख्या का आधा होता है। अगर हम इसको देखें इस डेटा को, तो लगभग 83% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर। तो पॉपुलेशन का 83% उन्हें एम्प्लॉय भी करना चाहिए ना, नहीं, वो लगभग 50% एम्प्लॉय करते हैं। तो कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। कॉन्ट्रास्ट क्या देखने को मिल रहा है, कॉन्ट्रास्ट ये देखने को मिल रहा है कि 83% जीडीपी में योगदान और एम्प्लॉयमेंट 50%, और इधर प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ 17% योगदान और लगभग उन्होंने 50% लोगों को काम पे लगाया हुआ है। तो यहाँ वो आउटपुट ज़्यादा दे रहे हैं, इनकम ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं कम आदमियों को यूज़ करके, और यहाँ पर वो इतने ज़्यादा आदमी को यूज़ कर रहे हैं फिर भी इनकम जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फालतू लोग लगे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डज दिस मीन दैट द वर्कर्स इन एग्रीकल्चर आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच एज दे कुड। यानी कि अगर लगभग 100 में से 50%, हम एक रफली समझने के लिए कोशिश करते हैं, इसको डेटा लेते हैं, अगर कृषि में लगे हुए हैं और वो 50% जनरेट इनकम नहीं कर रहे हैं इंडिया में, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर जो काम पे लगे लोग हैं वो दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एज मच दे कुड। वो अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। क्षमता के अनुसार मतलब उनका पोटेंशियल, कि 3 आदमी जितना काम कर सकते हैं, वास्तव में 3 आदमी लगकर भी उतना आउटपुट नहीं दे रहे हैं। What it means is that there are more people in agriculture than necessary। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से आदमी को हटाया भी जा सकता है, और तब तक हटाया जा सकता है जब तक कि आउटपुट पे असर ना पड़े। मतलब 10 लोग लगे हैं और प्रोडक्शन मान लीजिए 10 kg का हो रहा है। अगर मान लीजिए इसमें से हम 2 हटा देते हैं और 8 लोगों को रखते हैं, फिर भी प्रोडक्शन 10 kg का हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि 2 लोग हटाए जा सकते थे, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ लगे हुए हैं, या कोई अल्टरनेटिव नहीं है तो लगे हुए हैं। बल्कि कोशिश तो ये करनी चाहिए कि 8 की बजाय 7 रखे जाएँ और उनसे 10 kg का प्रोडक्शन लिया जाए।
अगर वो 10 केजी का प्रोडक्शन दे रहे हैं तो इसका मतलब उन्हें कुछ ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा और कोशिश ये की जाएगी 6 लोग लगा के तब 10 केजी का प्रोडक्शन लिया जाए। तो अब जो 10 लोग मिलकर 10 केजी का प्रोडक्शन करते थे, 8 लोग मिलकर कर रहे हैं, 7 लोग मिलकर वही प्रोडक्शन दे रहे हैं, अब 6 लोग मिलकर वही प्रोडक्शन देंगे, तो निश्चित है कि जैसे जैसे हम यहाँ पे मैन पावर लो करते चले जाएंगे वैसे वैसे इनको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, अपने पोटेंशियल का ज़्यादा ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। और मान लीजिए अगर हम यहाँ 5 आदमी लगा देते हैं और अभी भी प्रोडक्शन 10 केजी हमको लेना है, अब 5 आदमी कोशिश करके मुश्किल से 9 केजी का कर पा रहे हैं, लेकिन उनसे कहा जाए कि नहीं 10 केजी का प्रोडक्शन करना है, तो उन्हें और अपने मेहनत से भी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी। तो जैसे जैसे मैन पावर कम कर रहे हैं वैसे वैसे उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, अपने पोटेंशियल की अपनी क्षमता का ज़्यादा यूज़ करना पड़ रहा है। और जैसे जैसे हम मैन पावर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे वो पोटेंशियल का कम यूज़ करते हैं, क्योंकि 10 केजी का प्रोडक्शन अगर 5 लोग कर सकते हैं और वहाँ पे डबल लोग लगे हुए हैं, तो उन्हें हर एक व्यक्ति को मेहनत उतनी करने की आवश्यकता नहीं है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लीजिए 10 केजी का प्रोडक्शन उसे बोरे में भरा गया और उस बोरे को उठाने के लिए एक व्यक्ति को उठाने में अगर हम लगाते हैं तो ठीक से उठा नहीं पा रहा, हमने 2 व्यक्तियों को लगा दिया, अब 2 व्यक्ति मिलकर उसको उठा रहे हैं। अगर हम इसमें 4 आदमी लगा देंगे तो चारों आदमी उसको उठा तो लेंगे, लेकिन चारों आदमियों को अब बहुत कम कम अपना दम लगाना पड़ेगा, अपना जोर लगाना पड़ेगा, मतलब उन्हें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अकेला एक आदमी जब उसे उठा रहा था तो कस के ताकत लगा रहा था, लेकिन नहीं उठा पा रहा था। तो कस के ताकत लगाने का मतलब अपना पूरा पोटेंशियल दे रहा था, जितना उसमें दम है उतना लगा रहा था। लेकिन जब 4 आदमी मिलकर उठाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा भी हल्का सा कर देंगे तो उठ जाएगा, क्योंकि चारों आदमियों को अब अपनी पूरी पोटेंशियल, क्योंकि जितना ये अकेले दम लगा रहा था उतना सब लगाएंगे तब तो हवा में उछल जाएगा। तो कंसेप्ट यहाँ पे ये बनता है कि अगर कोई चीज़ फिक्स्ड है, फिक्स्ड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लैंड ले लेते हैं और ये 1 बीघा फिक्स्ड है, ठीक है, अब इसे बढ़ना नहीं है, तो इस 1 बीघे में जो आउटपुट 4 लोग मिलकर कर सकते हैं, अगर वहाँ पे 10 लोग लगे होंगे तो वास्तव में आउटपुट तो इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि लैंड फिक्स्ड है, या तो बढ़ाई जाए, तो आउटपुट इंक्रीज़ नहीं होगा बल्कि लोग उसमें ज़्यादा लगे नजर आएंगे। यही वजह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में आउटपुट जो है वो, यानी कि जिससे जो आउटपुट से जो इनकम जनरेट होती है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, बल्कि लोग इस तरह से फालतू उसमें लगे हुए हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा जो मैंने समझाया है। What it means is that there are more people in agriculture than necessary. So even if you move a few people out, अगर आप जो कृषि में लगे हुए लोग हैं, खेती में काम कर रहे हैं, उनमें से कुछ लोग हटा भी देते हैं, प्रोडक्शन विल नॉट बी अफेक्टेड, तो प्रोडक्शन में कोई असर नहीं पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स इन द एग्रीकल्चर सेक्टर आर अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयड का मतलब वही हुआ कि वो अपनी पोटेंशियल और अपनी ताकत, जो अपनी क्षमता है उसके अनुसार वो काम नहीं कर रहे हैं, उनका जो लेबर है वो डिवाइड हो जा रहा है। डिवाइड का मतलब ये है कि 2 व्यक्ति जिस काम को कर सकते हैं अगर 4 करेंगे तो उन्हें अपना अपना पोटेंशियल, अपना लेबर कम यूज़ करना पड़ेगा, अपनी मेहनत कम लगानी पड़ेगी। तो अपनी पूरी ताकत का ना इस्तेमाल करके, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल ना करके, अपने पूरे लेबर का ना यूज़ करके अगर वो वर्क करेंगे तो उन्हें कहा जाएगा दे आर अंडर एम्प्लॉयड। और ऐसा तब होता है जब जितनी रिक्वायरमेंट होती है, जितनी नीड होती है, उससे ज़्यादा लोग लगे होते हैं। फॉर इंस्टेंस टेक द केस ऑफ स्मॉल फार्मर। तो लक्ष्मी का हम केस लेते हैं जो बुक में दिया गया है, ओनिंग अबाउट 2 हेक्टेयर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड। तो उसके पास जो ज़मीन का टुकड़ा है वो है 2 हेक्टेयर्स। 2 हेक्टेयर्स का मतलब ये हो गया कि लगभग 8 बीघा, और वो भी अनइरिगेटेड है, मतलब वहाँ पे सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है और वो रेन पे डिपेंड होती है, और तब जाके कहीं क्रॉप्स ग्रो होती हैं, जैसे ज्वार और अरहर की खेती वो करती है। ऑल 5 मेंबर्स ऑफ अवर फैमिली वर्क इन द प्लॉट। अब उसके परिवार में 5 सदस्य हैं, उसको मिलाते हुए अब पाँचों सदस्य कुछ ना कुछ वर्क करेंगे ना, तो क्या करते हैं कि पाँचों के पाँचों मेंबर क्या करते हैं, उसी प्लॉट पे, उसी 8 बीघा प्लॉट पे पूरे साल भर वर्क करते हैं। क्यों? दे हैव नो वेयर एल्स टू गो फॉर वर्क, क्योंकि उन्हें और कहीं काम पर जाने का कोई ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। अच्छा, मान लीजिए ये प्लॉट है तो वो 5 के 5 लोग अगर इस पे काम करते हैं तो वो कहीं जाएंगे क्यों दूसरी जगह काम करने के लिए? वो तभी जा सकेंगे जब इस प्लॉट पर 5 कम कर दिए जाएं 5 में से, तो भी आउटपुट पे कोई असर ना पड़े। एनीवे यू विल सी दैट एवरीवन इज़ वर्किंग। तो उसमें 5, अब सुबह पता चला सुबह चले गए, अपना शाम तक उसमें वर्क कर रहे हैं, तो कोई यहाँ काम कर रहा है, कोई यहाँ लगा है, कोई यहाँ लगा, कोई यहाँ लगा, कोई यहाँ। तो अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें लगेगा कि भाई ये लोग तो काम कर रहे हैं, भाई इसे तो यही लगेगा खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा लगेगा जैसे पाँचों काम कर रहे हैं तो काम पे लगे हुए हैं, मतलब एम्प्लॉयड हैं। यू विल सी दैट एवरीवन इज़ वर्किंग, नन रिमेन्स आइडल। कोई आपको सुस्त दिखाई नहीं देगा, खाली बैठा दिखाई नहीं देगा, लेकिन वास्तव में इन एक्चुअल फैक्ट देयर लेबर एफर्ट गेट्स डिवाइडेड। लेकिन उनका जो लेबर एफर्ट होता है, वही जो मैंने बताया कि अपनी क्षमता के अनुसार काम करने की जो उनकी कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है, वो डिवाइड हो जाती है। कोई कितनी मेहनत कर सकता है वो उसका लेबर है, तो उसका प्रयास डिवाइड हो जाता है। क्यों डिवाइड हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे 5 लोगों की आवश्यकता नहीं है। एक आदमी को फुर्सत नहीं मिलेगी सांस लेने की, जहाँ पर 2 आदमी की ज़रूरत है वहाँ 1 आदमी लगाया जाएगा तो उसका एफर्ट बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन जब यहाँ पे ज़्यादा व्यक्ति लगा दिए जाएंगे तो वो उतना एफर्ट नहीं करेगा, उस चीज़ को याद रखिएगा।
ईच वन इज़ डूइंग सम वर्क, कोई ना कोई आपको कोई ना कोई वर्क करता नजर आएगा, बट नो वन इज़ फुली एम्प्लॉयड। तो लेबर एफर्ट जब पूरा नहीं लगाया जाएगा तो आपको लगेगा तो कि काम कर रहे हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से एम्प्लॉयड नहीं है, पूरी तरह से काम वो नहीं कर रहा है। दिस इज द सिचुएशन ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट। इसी को कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जहाँ पर आवश्यकता से अधिक लोग काम पे लगे हों, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा काम पे लगे हों, पूरा लेबर एफर्ट का वो यूज़ न कर रहे हों, पूरे पोटेंशियल का वो यूज़ न कर रहे हों। यानी कि वास्तव में वो लग तो रहा है कि काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं। वेयर पीपल आर अपरेंटली वर्किंग, अपरेंटली मतलब ऊपर ऊपर से ऐसा दिखाई देता है कि काम करते हुए नजर आते हैं, बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस, बल्कि उन्हें कम काम करना पड़ता है देन देयर पोटेंशियल। दिस काइंड ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन। तो इसे हम कहते हैं छुपी हुई अंडर एम्प्लॉयमेंट, इन कॉन्ट्रास्ट टू समवन हु डज नॉट हैव अ जॉब एंड क्लियरली विजिबल एज अनएम्प्लॉयड। हैंस इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इसको आप इस तरह समझ लीजिए, जो अभी मैंने समझाया था ठीक उसी के आधार पर आपको इसे समझना है कि छुपा हुआ का मतलब जो दिखाई ना दे, एम्प्लॉयड का मतलब जो काम में लगा हुआ है, और अंडर एम्प्लॉयमेंट मतलब जो खुलकर काम ना कर रहा हो, जो अपनी पूरी मेहनत, पूरे श्रम, पूरे लेबर एफर्ट का यूज़ न कर रहा हो, जो पोटेंशियल का अपना यूज़ न कर रहा हो, वो होगा अंडर एम्प्लॉयड। तो इसमें छुपा हुआ क्या है? छुपा हुआ ये है कि एक ज़मीन के टुकड़े पर जो प्रोडक्शन है, जो शुरू में मैंने आपको बताया था, वो प्रोडक्शन मान लीजिए उससे हमें 100 रुपीज़ की इनकम होती है, और उसमें 5 लोग मिलके, जैसे लक्ष्मी का खेत है, काम कर रहे हैं, और वो महीने में 100 रुपीज़ तक का उत्पादन कर लेते हैं। तो पाँचों लोग आपको काम करते नजर आएंगे, तो आपको ऐसा तो लगेगा नहीं कोई काम नहीं कर रहा है, लेकिन वास्तव में पूरा अपने पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन वो कैसे आपको पता चलेगा कि पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं? वो छुपी हुई चीज़ है। अभी इसमें से मान लीजिए कि 3 निकाल दीजिए और इनको ले जाके कहीं काम पे लगा दीजिए मजदूर के तौर पे, और प्रतिदिन वो 100 रुपये मजदूरी लेके आएंगे। तो देखिए, इसमें 300 रुपये की इनकम भी जुड़ेगी परिवार की, यानी कुल मिला के महीने में 400 रुपये भी बनेगा, और इसका प्रोडक्शन भी प्रभावित नहीं होगा, इससे भी 100 रुपया बनता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 ही लोगों की आवश्यकता है। तो जिस लैंड से, जिस ज़मीन से 3 लोग मिलकर 100 रुपीज़ को उत्पादन करते हैं, वहीं पे जब 5 लोग लग जाएंगे तो बाकी जो 2 लोग हैं वो वास्तव में आपको काम पे लगे हुए नज़र तो आएंगे, लेकिन वास्तव में वो काम पूरी तरह से नहीं कर रहे हैं। इसलिए उन्हें हम एक प्रकार से ये मान सकते हैं कि वो अनएम्प्लॉयड हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको लग नहीं रहा क्योंकि वो काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो 2 हैं ना, यही अंडर एम्प्लॉयड कहलाएंगे उसमें। तो जहाँ पे रिक्वायरमेंट 3 की है, वहाँ हमने 5 लगाए हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें से जो 2 लोग हैं वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड हैं। आप समझ लीजिए कि जो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयड लोग हैं वहाँ पे, वही वहाँ पे अंडर एम्प्लॉयड भी हैं, और जहाँ पे आवश्यकता से अधिक लोग लगाए जाते हैं वहीं पे हिडन अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड मतलब छुपा हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी। मीन्स पीपल अपेयर टू बी वर्किंग, लोग नज़र आते हैं काम कर रहे हैं, बट इन फैक्ट दे आर नॉट यूजिंग देयर फुल पोटेंशियल। यहाँ मैं एक फनी से एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक पत्थर है और इसको उठाने के लिए एक आदमी काफ़ी है, लेकिन जब उठाएगा तो उसे थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। मान लीजिए वो 90% अपना दम लगा दे रहा है, लेबर एफर्ट कर रहा है, और इसका उसे 20 रुपये मिलने वाला है, मतलब जिसने बुलाया इस पत्थर को उठाने के लिए 20 रुपये। अब पता चला कि इसके 2 भाई हैं, घर में ऐसे ही खाली बैठे रहते हैं, वो भी चले आए उसका हेल्प करने के लिए कि जैसे उसे पूरा जोर ना लगाना पड़े। तो अब क्या है कि जो 90% अपना पोटेंशियल यूज़ कर रहा था, अब मुश्किल से 30% ही यूज़ करेगा, क्योंकि 30% ये लगाएगा, 30% ये लगाएगा, 90% बन जाएगा, लेबर एफर्ट बढ़ गया। लेकिन पैसा उसे 20 रुपये मिलेगा, इन दोनों को कुछ नहीं मिलने वाला। इन दोनों ने खाली काम को हल्का किया, यानी कि इसको जितनी मेहनत करनी पड़ रही थी उतनी मेहनत ना करवाने में हेल्प की। तो ये जो दोनों हैं ना, ये लगेगा तो पत्थर उठा रहे हैं, तीनों लगे हैं, लगे हुए हैं, मतलब एम्प्लॉयड हैं, कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये कुछ भी अर्न करने में मदद नहीं कर रहे हैं। तो ये अंडर एम्प्लॉयड नज़र आएंगे, और दिस सिचुएशन इज़ सिचुएशन ऑफ डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ऊपर से काम में लगे हुए नज़र आते हैं, लेकिन वास्तव में वो काम नहीं कर रहे होते। तो वास्तव में काम नहीं कर रहे होते हैं, वो चीज़ दिखाई नहीं देती है, वो हिडन होती है, इसलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन ही बनती है। और ये पूरे भारत में एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है कि घर में जो काम नहीं कर रहे होते हैं वो खेतों में चले जाते हैं। नाउ सपोजिंग लैंडलॉर्ड सुखराम कम्स एंड हायर्स 1 और 2 मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो इसके 5 मेंबर्स हैं। मान लीजिए सुखराम नाम का व्यक्ति आता है, लैंडलॉर्ड है, जमींदार है। अब वो इसमें से कहता है कि भाई मुझे 2 आदमी काम पे दे दो, और मेरी ज़मीन पे काम करेंगे, वो उनका मैं पैसा दूंगा। लक्ष्मीज फैमिली इज़ नाउ एबल टू अर्न सम एक्स्ट्रा इनकम थ्रू वेजेस। अब ये जो 3 लोग रह जाएंगे खेती पे काम करेंगे, क्योंकि खेती तो फिक्स है ना, 8 बीघा है, तो आउटपुट पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग लगे हुए थे, जितनी आवश्यकता थी उससे ज़्यादा लोग लगे हुए थे। तो जो एक्स्ट्रा जो अंडर एम्प्लॉयड थे
वो निकल के बाहर जाएंगे और सुखराम की ज़मीन पर काम करेंगे, सुखराम उनको कुछ पैसा देगा, तो उसी परिवार की यानी कि जो 5 लोगों के परिवार से अब 3 लोग खेत में हैं, 2 लोग बाहर हैं, कुल मिला के परिवार की इनकम भी बढ़ जाएगी और आउटपुट भी जो 8 बीघा से होने वाला है वो प्रभावित नहीं होगा। Lakshmi's family is now able to earn some extra income through wages since you do not need 5 people to work after that small plot. 2 people moving out does not affect production on their farm. तो 2 लोग अगर फार्म से हट भी जाते हैं तो प्रोडक्शन कोई असर नहीं पड़ता। इन द अबव एग्जाम्पल 2 पीपल में मूव टू वर्क इन अ फैक्ट्री। अब इसी में से 5 में से अब 3 बचे हैं, इनमें से 2 को और मूव कर दीजिए और फैक्ट्री में लगा दीजिए काम करने के लिए, तो अब एक्स्ट्रा इनकम बाहर की और आ जाएगी और अकेला आदमी मेहनत करके उस प्लॉट से उतना ही आउटपुट ले सकता है। इसका मतलब यह है कि उस प्लॉट पे एक आदमी से ज़्यादा की आवश्यकता नहीं थी और उसमें शुरू में 4 लोग फालतू और लगे हुए थे, तो 5 लोग काम कर रहे थे। तो बाकी जो 4 लोग थे वो वास्तव में एम्प्लॉयड कहाँ हैं? जब एक ही आदमी 8 बीघा से प्रोडक्शन ले सकता है और प्रोडक्शन इंक्रीज भी नहीं हो रहा, आदमियों की संख्या 5 हो गई, तो वास्तव में जो बाकी 4 हैं फालतू ही लगे हैं, वो फालतू ही हैं, अंडर एम्प्लॉयड। और ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड इसलिए हैं क्योंकि वो लगता तो है काम कर रहे हैं बट दे आर नॉट डूइंग। तो जो काम नहीं कर रहे हैं वास्तव में, उनमें पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ छुपी होती है, इसलिए डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है इसे। अब विजिबल एम्प्लॉयमेंट उसे कहते हैं जिसमें व्यक्ति काम करना चाहता है पर उसे काम मिल नहीं रहा। जैसे कोई ग्रेजुएशन करके बैठा हुआ है, एमसीए करके बैठा हुआ है, काम की तलाश में है पर उसे काम नहीं मिल रहा, तो विजिबल एम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। तो नज़र आता है कि व्यक्ति खाली बैठा हुआ है, काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तो लोग काम करते नज़र आ रहे हैं फिर भी नहीं है। मान लीजिए एमसीए जाके अपने घर में खेत में, चलो पापा लोग जाते हैं मैं भी चला जाता हूँ खेत में, जब वो यहाँ वहाँ टहलना शुरू कर देगा, लगेगा 1-2 हाथ यहाँ मारा, 1-2 हाथ वहाँ मारा, तो उस स्थिति में काम करता हुआ नजर आएगा लेकिन वास्तव में वो योगदान नहीं दे रहा कुछ भी, तो वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की श्रेणी में आएगा वो। तो वंस अगेन द अर्निंग्स ऑफ द फैमिली वुड इंक्रीज एंड दे वुड आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रोड्यूस एज मच फ्रॉम देयर लैंड। तो लैंड से भी प्रोडक्शन अच्छा खासा हो रहा है, 4 लोग बाहर से भी कमा के लेके आ रहे हैं, फैमिली की इनकम इंक्रीज हो जाएगी। तो 4 लोग जो बाहर मूव कर गए ना, वो अंडर एम्प्लॉयड थे। देयर आर लैक्स ऑफ फार्मर्स लाइक लक्ष्मी इन इंडिया। लक्ष्मी की तरह भारत में लाखों किसान हैं जहाँ पर परिवार के सदस्य कहीं और काम ना करके उसे खेती में जुटे रहते हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, कहीं और काम नहीं मिलता। दिस मीन्स दैट इवन इफ़ यू रिमूव लॉट ऑफ पीपल, इसका मतलब ये है कि हम काफ़ी लोगों को अगर हम हटा भी दें फ्रॉम एग्रीकल्चर सेक्टर एंड प्रोवाइड देम विद प्रॉपर वर्क एल्सवेयर, और उन्हें कहीं और काम पर हम लगा दें, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विल नॉट सफ़र। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सफ़र तो नहीं करेगा। द इनकम ऑफ द पीपल हु टेक अप अदर वर्क वुड इंक्रीज द टोटल फैमिली इनकम, बल्कि उनकी फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी। और अब आजकल ये देखने को मिलता है, मनरेगा है जो भी हम हो सकता है बाद में पढ़े भी। मनरेगा में क्या है कि घर के पता चला 5 में से 2 सदस्य खेत में हैं और 3 सदस्य जाके मनरेगा में काम कर रहे हैं। पहले क्या था कि 5 के 5 खेत में लगे रहते थे। तो ये सिचुएशन यहाँ बताई गई है। दिस अंडर एम्प्लॉयमेंट कैन आल्सो हैपन इन अदर सेक्टर्स। और अब ये खाली प्राइमरी सेक्टर की बात नहीं है। फॉर एग्जांपल देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कैजुअल वर्कर्स इन द सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में बहुत से कैजुअल वर्कर्स हैं जिन्हें हम दिहाड़ी मजदूर भी कह सकते हैं, अर्बन एरियाज़ में, जो डेली अनएम्प्लॉयमेंट ढूंढते रहते हैं। जिस दिन मिल गया अनएम्प्लॉयमेंट उस दिन पैसा बना, जिस दिन नहीं मिला नहीं मिला। दे आर एम्प्लॉयड एज पेंटर्स हैं, प्लम्बर्स हैं, रिपेयर पर्सनस हैं, अदर डूइंग अदर हॉट जॉब्स हैं। मैनी ऑफ देम डोंट फाइंड वर्क एवरी डे। रोजाना उन्हें काम मिलता भी नहीं। सिमिलरली वी सी अदर पीपल ऑफ द सर्विस सेक्टर ऑन द स्ट्रीट पुशिंग अ कार्ट। उसके नाम देखते हैं रिक्शा चलाने वाला है, पता चला रिक्शा चलाने वाला बेचारा पूरा दिन यहाँ से वहाँ घूमता रहा और एक भी सवारी उसे नहीं मिली, एक भी रुपए की बोनी उसकी नहीं हुई। तो पूरे दिन घूमता रहा, तो एक प्रकार से उसने मेहनत तो की लेकिन उसे एक भी रुपया नहीं मिल रहा, तो उसकी मेहनत जो है वो इनकम जनरेट करने में नाकामयाब रही। तो इस एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब रहा? तो भी अंडर एम्प्लॉयमेंट ही कहलाएगा वो, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट वहीं होता है जहाँ पे इनकम जनरेट होती है, आदमी के अंदर योग्यता हो, काम करने का इच्छुक हो और उसे 4 पैसा वो कमाए। मम्मी आपके घर में किचन में खाना बनाती हैं तो उसका पैसा थोड़ी लेती हैं, वो कोई नौकरी थोड़ी कर रही हैं। तो वो पता चला कि ठेले पे चीज़ों को बेच रहा है, दे में स्पेंड द होल डे, पूरा दिन वो वहाँ लगा सकते हैं और हो सकता है कि उन्हें बहुत कम इनकम हो। दे आर डूइंग दिस वर्क बिकॉज दे डोंट हैव बेटर अपॉर्चुनिटीज़। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि उनके पास और मौके नहीं होते। और मौके ना होने की वजह है कि मान लीजिए एक मौका यहाँ एक मौका यहाँ है, लेकिन इनकी जो क्वालिफिकेशन है इनकी जो एबिलिटी है इस वर्क को करने की, इस वर्क करने की नहीं होगी, तो बेचारा जो कर सकता है उसी को कर रहा है वो। उसके अलावा इस डेटा को आप भर सकते हो, जो डेटा अवेलेबल नहीं है उन्हें छोड़ना होगा, इग्नोर करना होगा। तो जैसे 1977-78 का डेटा हमारे पास है कि शेयर इन जीडीपी किसका, प्राइमरी सेक्टर का। तो 77-78 में जीडीपी शेयर कितना था, वो था नहीं 77-78 का तो नहीं दिया, 73-74 का दिया गया। तो जीडीपी में शेयर प्राइमरी सेक्टर के लोगों का 40% था। तो हम यहाँ पे भर सकते हैं 40%। और एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट में हमें डेटा 77-78 का मिल रहा है। तो एम्प्लॉयमेंट कितना था 77-78 में,
71%, इधर 44%, 17-18 में, तो इसमें हम भर देंगे 71%, और 17-18 में ये 44% था। तो ऐसे आप भर सकते हो। और हमारे पास जो डेटा है 2017-18 का अगर जीडीपी में हो तो हम निकाल लेते हैं। तो 2013-14 का है, तो जीडीपी में जो योगदान है इसका वो मुश्किल से 12% है। तो हम यहाँ पे भर सकते हैं 2013-14 के कॉलम में जीडीपी में 14%। इससे आपको पता चलेगा कि डिक्रीज़ हो रहा है, ये भी डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ ज़्यादा है। इसके अलावा आप इसके भी आंसर ढूंढ सकते हैं कि अंडर एम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन पीपल आर वर्किंग लेस देन व्हाट दे आर कैपेबल ऑफ डूइंग। जितना वो कर सकते हैं उससे कम कर रहे हैं। वाई शुड वी बी वरीड अबाउट अंडर एम्प्लॉयमेंट, हमें इसकी चिंता क्यों करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। और इसके लिए हम अगला टॉपिक उठाएंगे, हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट का सीधा सीधा आउटपुट से रिलेशन होना चाहिए कि अगर एम्प्लॉयड है व्यक्ति तो उसको आउटपुट में भी उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। अगर हम एम्प्लॉयमेंट बढ़ाते हैं तो आउटपुट इंक्रीज़ करना चाहिए। सो ओके, अगले ट्यूटोरियल में हम इसे पिकअप करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो ट्यूटोरियल। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टडी वेल एंड टेक केयर।